बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हसन जाफ़र रिज़वी, मौल्लिम उर्दू SMB कैप्स से 12वीं जमात के तलबा से मुखातिब हूँ और आज हम ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ एक अफ़साना मुजस्समा पढ़ेंगे। मुजस्समा पढ़ने से पहले पेशतर बेहतर मालूम होता है कि ग़ुलाम अब्बास की अफ़साना निगारी पर एक तायराना नज़र डाल दी जाए ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि ग़ुलाम अब्बास के क़लम की ख़ुसूसियत क्या है और उसके बाद में फिर मुजस्समा का सबक पढ़ा जाए ताकि उससे अंदाज़ा हो। ग़ुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुए और 1982 में उनका इंतकाल हो गया। ग़ुलाम अब्बास उर्दू के जदीद अफ़साना निगारों में ग़ुलाम अब्बास का नाम सर फ़हरिस्त है। उन्होंने उर्दू अफ़साने को इल्मी अदब के मेयार तक पहुँचा दिया। अगरचे उन्होंने अफ़साने कम लिखे मगर तमाम के तमाम अफ़साने मुंतखब हैं, बल्कि बाज़ अफ़साने तो हमारे अदब की आबरू है। उसलूब निगारिश यानी ग़ुलाम अब्बास के लिखने का अंदाज़। ग़ुलाम अब्बास एक हकीकत निगार अफ़साना नवीस हैं। वो जो कुछ अपने क़ुव्वत मुशाहदा से देखते वो मिन व अन अपने मुनफरिद अंदाज से ज़ाब्ता तहरीर में ले आते। अमूमन उनके किरदार ऐसे होते जिन्हें हम आँख उठाकर भी नहीं देखते, मगर ग़ुलाम अब्बास को ऐसे लोगों की तंग व तारीक ज़िंदगी में तरह तरह की दिलचस्पियाँ नज़र आती हैं। वो उनके मामूली आरज़ुओं को खूब समझते हैं, उनकी कमज़ोरियों और फ़रेबकारियों को भी खूब समझते हैं। दूसरा नुक्ता है इनका धीमापन। ग़ुलाम अब्बास एक शरीफ़ नफ्स, कमगो, सुलहजू, धीमे और बामुरव्वत इंसान थे। यही वजह है कि उनका धीमापन उनके अफ़सानों का मिजाज बन गया। उनके अफ़सानों में दरियाओं की सी रवानी और फूलों की सी शुगुफ्तगी और महक है। वो इंसानी नफ्सात के नब्बाज़ थे, दिलों में झांकने और जहनों को परखने का गुर जानते थे। दूसरी सिफ़त है उनकी तहरीर की जुज़ियात निगारी। ग़ुलाम अब्बास जुज़ियात निगारी में महारत रखते थे। वो जिस माहौल की तर्जुमानी करते हैं उसके छोटे छोटे वाक़यात पर नज़र रखते हैं। अब इसके बाद में चंद अदीबों के राय पेश कर देते हैं और उसके बाद में फिर सबक का आगाज़ करते हैं। अदीबों की राय में शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो निस्फ़ सदी तक उर्दू अदब पर छाए रहे, सदाबहार फूल की तरह महके, ज़िंदगी की आखिरी लम्हात तक नित नए अफ़साने, नित नई सजधज के साथ पेश करते रहे। न उनके जहन के सौते खुश्क हुए और न उनके कलम की रोशनाई। उनके जहन के सौते नहीं खुश्क हुए यानी उनके जहन के सोच विचार, उनके जहन के सोचने की सलाहियत, उसमें कोई कमी नहीं आई और न ही उनके तहरीर न उनके कलम के ज़ोर में कोई कमी वाक़ई हुई। इस जुमले का मतलब ये है। इसके बाद में अहमद शाह पतरस बुखारी बहुत मशहूर मज़ाहिया निगार हैं और वो कहते हैं तंज़ो मज़ाह के बादशाह हैं। वो कहते हैं उन्हें पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हमारे गिरदो पेश कई ऐसी दिलचस्पियाँ थीं जो ग़ुलाम अब्बास के बग़ैर आज तक नज़र न आई और जिनकी बदौलत ज़िंदगी बेकैफ गोशे भी रंगीन नज़र आते हैं। डॉक्टर जमील जालवी, इनका भी एक उर्दू अदब में बड़ा नाम है। उनका कहना है सच्चाई अम्र है, सच्चाई का इज़हार ख़ुद तहरीर को अम्र बना देता है। ग़ुलाम अब्बास ने ज़िंदगी के समंदर से सच्चाई के ऐसे मोती पिरोए कि उन्हें हार की शक्ल दी और वो इसीलिए अम्र हैं। मुशफ़्फ़िक़ ख्वाजा का कहना है जुज़ियात निगारी उनको हैरत अंगेज़ महारत हासिल है। जुज़ियात निगारी में उनको हैरत अंगेज़ महारत हासिल है। इस वसीले से
वो अफसाने की फ़िज़ा तामीर करते हैं। अब एक पॉइंट इनका है इंसानी नफ्सियात। इंसानी नफ्सियात पर क्या इनका वो था ग़ुलाम अब्बास का। ग़ुलाम अब्बास ने इंसानी नफ्सात का गहरा मुताला किया। उनके अफसानों के बेशतर मौज़ूआत इंसानी ख्वाहिशात और कमज़ोरियों के गिर्द घूमते हैं। वो आजकल के अदब को अफसाने की बारीकियों से रोशनास कराते हैं। यही वजह है कि उनके अफसानों की अहमियत आफाकी है। उनके अफसानों के तर्जुमे दुनिया के कई ज़बानों में हो चुके हैं। ये थे ग़ुलाम अब्बास से मुतालिक चंद नुकात और चंद अहम बातें, चंद अदब्बा की राय। और अब हम इसके बाद में इनका लिखा हुआ अफसाना मुजस्समा पढ़ते हैं। मुजस्समा दरअसल एक बादशाह की कहानी है। ये पूरा अफसाना जो है वो बादशाह की मलका और मुजस्समे के गिर्द घूमता है। और इसमें अहम किरदार जो है वो मुजस्समे का ही है। बहुत ही सादा और बहुत ही दिलचस्प अफसाना है। एक तरफ मोहब्बत के जज्बात हैं और दूसरी तरफ सर्द मोहरी है। ये इस अफसाने में बयान की गई है। और औरत की नफ्सियात को भी बयान किया है, बादशाह की मोहब्बत को भी, मर्द की मोहब्बत को भी बयान किया है और औरत की नफ्सियात को भी। चलें हम पढ़ते हैं आज मुजस्समा। मुजस्समा ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि किसी पत्थर या किसी चीज़ का बनाया हुआ एक औरत की शक्ल या किसी इंसान की या किसी जानवर की शक्ल जो बना दी जाए उसे मुजस्समा कहते हैं। मुजस्समा। बादशाह अपनी हसीनो जवां साल मलका को दीवानावार चाहता था। दीवानावार चाहता था यानी दीवानों की तरह चाहता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मलका दिल ही दिल में उसकी उल्फत पर नाज करती, मगर फितरतन वो औरत उस गयूर और खुदसर तबके से थी जो दुनिया में किसी का एहसानमंद होकर रहना, किसी को अपनी कमज़ोरी से बाखबर करना और अपने तई उसके रहमो करम पर छोड़ देना औरत के वक़ार के मुनाफी समझता है। वो इंसान थी और इंसानों की तरह उसके सीने में भी दर्द व मोहब्बत का तूफ़ान बारहा उठता, मगर उसका जज्बा खुददारी उसे दबा लेने में कामयाब हो जाता। जब वो बादशाह को आते देखती तो उसकी नज़रें वफ़ूर अदब यानी बेइंतहा अदब, वफ़ूर माने बहुत ज़्यादा, वफ़ूर अदब से झुक जाती। यानी जब वो बादशाह आता तो उसके अदब में एकदम खड़ी हो जाती, मोहतरम उसे समझ के और अपने आप को करती। कान फरमान शाही के मुंतज़िर हो जाते और तस्लीम व इताअत का ज़िंदा पैकर बन जाती। बादशाह इसी चीज़ से उकता चुका था। यानी कान यानी फरमान शाही का मतलब ये है कि बादशाह फरमान शाही से मुराद ये है कि बादशाह जो कुछ कहता है वो बाअदब होकर सुनती, जी हुजूर, आलिजा वगैरह वगैरह करके उसकी बात सुनती। जबकि बादशाह ये नहीं चाहता था, बादशाह चाहता था कि मलका उससे बिल्कुल फ्री होकर बात करे और ये इताअत और फरमाबरदारी और जी हुजूरी वाली बातें न करे, बल्कि बिल्कुल एक दोस्त के अंदाज से बात करे। ये मलका में ये बात नहीं थी और इसी से बादशाह उकता चुका था, परेशान हो चुका था। जब वो सल्तनत के कारोबार से फारिग होकर थका हारा महल में आता
तो चाहता कि कोई ऐसा रफ़ीक व दमसाज जो मोहब्बत के मीठे और जानवाज़ कलमात से मेरे दिल को तस्कीन दे, जो बजाय मुझको मुखातिब करने के मेरे दिल से हम कलाम हो। उसके बरक्स मलका पुरतकल्लुफ़ रस्मी और मोहब्बत से आरी अल्फाज इसके दिल से नश्तर बनकर चुभते। बादशाह जब अपने कारोबार से, अपने दरबार से थका हारा आता था तो चाहता था, उसकी ख्वाहिश ये होती थी कि उसकी बीवी जो है उसके साथ बिल्कुल फ्री होकर दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करे, ताकि दरबार की थकान जो है, ज़हनी थकान जो है वो उससे दूर हो जाए। लेकिन मलका ऐसा कतई नहीं करती थी। मलका उसी पुरतकल्लुफ़ अंदाज में जी हुजूर जो अंदाज़ उसे दरबार में मिलता था, वही अंदाज़ उसे घर में मिलता था, और इससे वो बादशाह परेशान था। एक मुद्दत गुजर गई मगर मलका के बर्ताव में ज़रा फ़र्क न आया। जब कुछ अरसा गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी फ्री हो जाता है और फिर उसमें वो बातें खुल के बातें करने लगता है। लेकिन कहता है कि एक अरसा बहुत तवील अरसा गुजर गया, लेकिन मलका का वही अंदाज़ था, मलका बादशाह के साथ फ्री न हुई। उसकी निगाहों में बादशाह का एहतराम जो पहले था वैसे ही अब भी था। वो इसके खिदमत गुजारी में कोई दक़ीक़ा ना उठा रखती, कोई कसर दक़ीक़ा ना उठा रखती, यानी कोई कसर नहीं छोड़ती, उसकी बेइंतहा खिदमत करती थी। लेकिन बादशाह क्या चाहता था? बादशाह चाहता था इस खिदमत के बजाय उसके साथ मीठी मीठी बोल बोले और आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करे, जो कि वो उससे आ रही थी, वो नहीं करती थी। मगर वो कलमाए मोहब्बत जिसे सुनने के लिए बादशाह के कान बेताब रहते, उसके मुँह से कभी न निकलता। इत्तिफाक से इस अरसे में बादशाह के यहाँ कोई औलाद भी न हुई जो अपनी माँ की सर्द मोहरी का नेमुल बदल बन जाए। सर्द मोहरी से मुराद मलका जो उससे बात नहीं करती थी, हम कलाम उस अंदाज से नहीं होती थी जिस अंदाज से बादशाह चाहता था, तो उसका नेमुल बदल हो, यानी उसके बदले में, यानी अगर कोई औलाद होती तो यकीनन बादशाह का दिल बहलता और उसकी ये मलका का जो रवैया है उसके एहसास में कमी वाक़ई हो जाती। ये जुमला मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस अरसे में बादशाह के यहाँ कोई औलाद भी न हुई जो अपनी माँ की सर्द मोहरी का नेमुल बदल बन जाती, जिसे परवान चढ़ते देखकर बादशाह के दिल में उम्मीदें और उमंगें पैदा होती और फलती फूलती, और बादशाह रोज़ बरोज़ लुत्फ़ ज़ीज़ से मायूस होता जाता था। लुत्फ़ ज़ीज़ यानी ज़िंदगी के मज़े से। ज़िंदगी का मज़ा ये होता है कि जब आदमी घर में जाता है तो उसका हमदम हमसाज जो है वो उसके साथ बेतकल्लुफ़ी की बातें करता है, तो इस तरीके से ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है। लेकिन मलका के यहाँ ये बिल्कुल कतई नहीं था, लिहाजा बादशाह जो है वो ज़िंदगी के असल लुत्फ़ से मायूस होता जाता था। एक दिन जब बादशाह दरबार जाने लगा तो मलका उसके पास आई और बड़े हमदर्दाना लहजे में कहने लगी, आलीजा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या अजब दूसरी औरत से आपके यहाँ औलाद हो जाए जो आपके बाद तख्त व ताज की वारिस बने और आपका नाम कायम रखे। मैं आपको सच्चे दिल से इसकी इजाज़त देती हूँ। यकीन जानिए सौत के आ जाने से मेरे दिल का अमन और चैन बहाल रहेगा। शौकन यानी वो दूसरी बीवी। एक शख्स की जब दो बीवियां होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं तो वो बीवियां एक दूसरे की शौकन कहलाती हैं या सौत कहलाती हैं। सौत के माने शौकन की। यह जुमले मलका ने बादशाह से अदा किए बादशाह के सामने। ये जाहिर है कि एक अजीब व गरीब जुमले थे। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई शौकन आए, मगर ये अजीब औरत थी कि उसने अपने शौहर को इजाज़त दी कि वो दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी करके एक दूसरी बीवी ले आए। बादशाह ने किसी कदर खशमगी नज़रों से नाराज़गी से, गुस्से से,
खशमगी नज़रों से मलका की तरफ देखा। उफ, ये औरत एहसासात के किस दर्जा खाली है, गोश्त पोश्त की नहीं पत्थर की बनी है और इसके सीने में दिल भी पत्थर ही का है। बादशाह ने नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और महल से निकल गया। यानी बादशाह को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी। हालांकि होता यह है कि अगर मर्द कहता है दूसरी शादी करने को तो औरत को नागवार गुजरता है, लेकिन यहाँ पर औरत ये बात कह रही है और मर्द को नागवार गुजर रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि बादशाह भी खुश होता कि चलो दूसरी शादी की इजाज़त मिल रही है दूसरी शादी करने, लेकिन जैसा कि शुरू में बताया गया कि बादशाह तो उसे दीवानावार चाहता था, दीवाना था उसका, लिहाजा उसके लिए यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब बादशाह सोचता है तो क्या इस औरत को सज़ा देनी चाहिए उसके इल्तिफ़ात शाहाना का, जिसकी वो तनहा मालिक है, किसी और को हिस्सेदार बना देना चाहिए। बादशाह दिन भर तरह तरह के ख्यालों में आए भरता रहा। उसे मलका से बेहद उल्फत थी। यानी ये जो मलका ने जो बात कही थी वो सारा दिन यही सोचता रहा उसके जहन में। दरबार में भी गया, लेकिन दरबार में भी उसके जहन में यही उसके अल्फाज दोहराए जाते रहे थे। ऐसी उल्फत जिसे शायरों का तख़य्युल ही तख्लीक़ कर सकता है। यानी बादशाह से ऐसी जो शायरी, जो शुआरा जो मोहब्बत का इजहार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं शायरी में अपनी, वही मोहब्बत बादशाह को अपनी मलका से थी। वो इस किस्म के चाहने वालों में से था जो महबूब की हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर दर्द व कर्ब से कराते हैं। बादशाह ने फैसला कर लिया कि दूसरी शादी न करूँगा। बादशाह बेहद अफसरदा और मलूल था। मलूल मतलब अफसरदा, गमज़दा, मलूल रहने लगा। बादशाह बेहद अफसरदा और मलूल रहने लगा। मलाल से है मलूल, मलाल माने अफसोस, यानी उसे अफसोस, रंज, मलूल, रंजीदा, मलूल, अफसरदा रहने लगा। न किसी से बात करता, न किसी से मिलता, अपने ख़्यालों में खोया रहता। सल्तनत के किसी काम में उसका दिल न लगता। रोज़ बरोज़ रियाया के सूद व ज़िया से बेपरवाह होता जाता। सूद व ज़िया का मतलब फ़ायदा और नुकसान। सूद के माने फ़ायदा और ज़िया माने नुकसान। यानी वो बादशाह जो है, ये जुमला ये बता रहा है कि बादशाह जो है वो रियाया के नफ़े नुकसान का ख्याल रखता था, रियाया का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इस कदर वो ज़्यादा अफसर वो हो चुका था, तंग आ चुका था कि मलका के रवैये की वजह से कि अवाम की ख्वाहिशात और अवाम का ख्याल भी उसकी तरफ से भी उसके ख्याल हट गया। अमायद सल्तनत यानी सल्तनत के ज़िम्मेदारान, अमायद सल्तनत इस बात की हालत उसकी यह हालत देखकर कुर्ते मगर दम न मार सकते थे। दम न मार सकते थे यानी कुछ नहीं कह सकते थे, बोल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बादशाह से कोई बात पूछते। उन्हें मालूम हो गया था कि कोई गम अंदर ही अंदर खाए जाता है, मगर इस गम का सबब पूछने की उन्हें जुर्रत न होती थी। वो समझ गए थे, अमादीन जो है उनके वज़रा और मुशीर समझ गए थे कि कोई इसे गम ज़रूर है बादशाह को जो ज़बान से अदा नहीं कर रहा है, लेकिन वो वज़रा और मुशीर भी, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछते कि हुजूर क्या बात है, आपको किस बात का गम है। इतनी जुर्रत उनमें भी नहीं थी। वो इसका दिल बहलाने के लिए उसे सैर व शिकार को ले जाते, शमशीर जनी व नबरदा आजमाई के अखाड़े मुनक़द कराते, दूर दूर के बाकमाल से बाकमाल मुग़न्नी बुलाए जाते, सुबुकरो से सुबुकरो रक्कासा लड़कियां उसके दरबार में पेश की जाती। यहाँ पर ये मुहावरा जो इस्तेमाल किया है, सुबुकरो से सुबुकरो और बाकमाल से बाकमाल, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब एक से एक बढ़कर गाने वाले उसे दरबार में पेश किए जाते, जो गाने से महफिल को
गर्म कर देते, महफ़िल को सजा देते और महफ़िल ज़ार हो जाती। लेकिन और उसके अलावा खूबसूरत नाजुक अंदाम, नहायत ही लड़कियां, नौजवान लड़कियां जो अपने नाजुक अंदाम में अपना जवाब नहीं रखती थी, वो लड़कियां दरबार में आती और अपने फ़न का मुज़ाहरा करती। लेकिन बादशाह के ऊपर इन बातों का असर नहीं होता। लेकिन इस किस्म की मशागिल चूँकि जज्बात को उकसाते और दिल में वलवले पैदा कर देते, इसलिए बादशाह बजाय लुत्फ़अंदोज़ होने के अफसरदा हो जाता। ज़ाहिर है कि जब वलवला और ये जज्बात वो भरते हैं तो फिर उसका दिल चाहता है कि वो बातें, वो जज्बात का इज़हार कहीं पर करे। लेकिन बादशाह की मलका इससे बिल्कुल आरी थी, लिहाजा वो जज्बात जो भरते थे वो बादशाह के दिल में रह जाते थे और बादशाह को और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी बजाय खुशी की। हाँ, एक शुगल था जिससे उसे किसी कदर तस्कीन हासिल होती थी, सन्ने मुसव्वरी। बच्चों, यहाँ पर अफसाना निगार ने एक गुरेज़ इस्तेमाल किया है, यानी अब वो असल मकसद की तरफ आ रहा है। इस जुमले में अभी तक तो बादशाह की कैफियत बयान की, लेकिन अब बयान कर रहा है कि हाँ, एक बात है जिसे बादशाह को दिलचस्पी थी और वो फ़न मुसव्वरी, यानी ये मुजस्समे की तरफ अब आ रहा है, अपने उन्वान की तरफ आ रहा है। जब ऐसा मोड़ आ जाता है तहरीर में तो उसे गुरेज़ कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे गुरेज़ अख्तियार किया है अफसाना निगार ने और कहता है कि हाँ, एक शुगल था जिससे किसी कदर तस्कीन हासिल होती थी, फ़न मुसव्वरी। बादशाह के पास कलमी तस्वीर का एक नादिर व नायाब ज़ख़ीरा था जिसमें आए दिन इजाफ़ा होता रहता था। आए दिन रोज़ बरोज़, आए दिन का मतलब रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहता था। वो चूँकि बादशाह इस मुसव्वरी का दिलदादा था, लिहाजा लोग आते थे और बादशाह के इस ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होता था। बादशाह की सनत परस्ती और क़दरदानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। चुनांचे जवान तो जवान, बूढ़े और नहीफ सन्ना भी क़दरदानी के भरोसे से हज़ारों मील का सफ़र तय करके आते और अपनी मेहनत की दाद उम्मीदों से बढ़ के पाते। सन्ना यानी सनतकार, मुजस्समा साज, सनत बनाने वाले, नई चीज़ तराश करने वाले, वो आते और अपनी नई नई चीज़ें बना के लाते, बादशाह के इसमें पेश करते और बादशाह उन्हें इनाम इकराम देता। बादशाह इतना इनाम इकराम देता कि जो उनकी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के इनाम इकराम देता था बादशाह इसके कदरदानी करता था। ये पूरा पैराग्राफ गुरेज़ का हो गया। एक रोज़ एक बूढ़ा, अब असल डायरेक्ट आ गया उस पर बात पर। एक रोज़ एक बूढ़ा संग तराश एक मरमरी मुजस्समा लेकर बादशाह के हुजूर पेश हुआ। मरमर कहते हैं संगे मरमर के लफ्ज़ी माने हैं सफ़ेद के। तो संगे मरमर वो पत्थर जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जो सफ़ेद पत्थर होता है उसे संगे मरमर कहते हैं। दूसरे पत्थर जो दूसरे रंग के होते हैं उन्हें संगे मरमर नहीं कहा जाता। तो मरमरी मतलब सफ़ेद पत्थर का एक मुजस्समा लेकर आया, सफ़ेद गोरे चिट्टे उसके पेश हुआ। ये एक हसीन औरत की छवि थी, सनत का नादिर तरीन नमूना। मालूम होता था किसी वारफ्ता मिजाज साहिर ने पत्थर के एक बेजान टुकड़े में इश्क का गर्म सांस फूंक कर उसे हयात दवाम बख्शी है। यानी इतना खूबसूरत मुजस्समा बनाया था कि ये मालूम होता था कि जैसे अब उसमें जान आने वाली है, कोई किसी जादूगर ने जादू कर दिया है और अब ये मुजस्समा जो है जादू के ज़ोर पर बात करने वाला है, बोलने वाला है। ये अंदाज़ उससे उसके मुजस्समे से ज़ाहिर हो रहा था।
ये छवि इस दुनिया की किसी औरत की नकल न थी, बल्कि वो सन्ना के तख़य्युल की उन औरतों में से एक थी जिसकी हमसरी आम बाला की औरतें और बीवियाँ ही कर सकती थीं। यानी ये इतनी खूबसूरत औरत बनाई थी उसने, इतना खूबसूरत मुजस्समा बनाया था कि ये उसका सिर्फ तख़य्युल था मुसव्विर का, मुजस्समा साज का, कि इतना खूबसूरत बनाया था कि यहाँ इस दुनिया की औरतें हुस्न में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, बल्कि परिस्तान जैसी इलाके की परियां जो हैं वो उसका मुकाबला कर सकती थी, उसके अलावा और कोई मुकाबला नहीं कर। इस कदर खूबसूरत मुजस्समा, इस कदर हसीन और दिलकश मुजस्समा उसने बनाया था। बादशाह सनत के इस अजीब व गरीब नमूने को देखकर बेहद महसूस हुआ। बूढ़े सन्ना को निहाल कर दिया। बूढ़े सन्ना को निहाल के माने खुश। बूढ़े से सन्ना सनतकार, सनत बनाने वाला, मुजस्समा साज, उसे निहाल कर दिया, यानी उसे खुश कर दिया, उसे बेइंतहा इनाम व इकराम दिया, जिसकी वो तवक्को कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसे इनाम व इकराम दिया, उस इकराम देकर उसे, और मुजस्समे को अपनी ख्वाबगाह में एक ऐसी जगह रखवा लिया कि नज़र हर वक्त उस पर पड़ती रहे। ये इस कदर पसंद आया मुजस्समा कि उसने अपने ख्वाबगाह में, यानी सोने के कमरे में ऐसी जगह रखवाया कि सोते जागते हर वक्त अगर जाग रहा है तो उसकी नज़र उस पर पड़े और उसे देखते देखते सो जाए, और जब उसकी आँख खुले तो भी सबसे पहले उसी मुजस्समे पर नज़र पड़े। इतना ज़्यादा मुजस्समा उसे पसंद था। तो बच्चों, आज तक का ये हो गया। बाकी मुजस्समा इंशाअल्लाह ताला, बाकी अफ़साना जो है वो इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। कल तक के लिए या आइंदा सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका गौर से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और बाकिया भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब हम यहाँ क्लास में इसे पढ़ें बाकिया हिस्से को तो आपको लुत्फ़ आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।